मैं डॉक्टर हमीद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम एक और सिद्धांत की बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत की बात की थी। जो दूसरा मूल सिद्धांत है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी कहते हैं। एकता का मतलब ये तो आपस में जुड़ाव, जिसे हम कह सकते हैं, है ना। तो जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जितने भी भौगोलिक तथ्य पाए जाते हैं वो सब आपस में किसी ना किसी रूप से आप संबंधित होते हैं। एक दूसरे का आपस में संबंध होता है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है, एक तत्व दूसरे तत्व को प्रभावित करता है, और इसी आपसी अंतर संबंधों की वजह से ही इस सिद्धांत को अंतर संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे हम ये मान लें कि मिट्टी है, मिट्टी के निर्माण में जलवायु दशाओं के साथ साथ वनस्पतियों का भी रोल होता है। इसके विपरीत वनस्पतियों के उगने में मिट्टी का रोल होता है, उसकी भी भूमिका होती है। बिना मिट्टी के वनस्पतियां नहीं उग सकती हैं। ये आपस में संबंधित है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जलवायु दशाओं की, जलवायु की जो परिस्थितियां होती हैं वो वनस्पतियों को प्रभावित करती हैं, और इसके विपरीत क्या होता है, वनस्पतियां स्वयं जलवायु दशाओं को प्रभावित करती हैं। जैसी जलवायु होगी, आर्द्र होगी, शुष्क होगी, अर्धशुष्क होगी, उसी तरह की वनस्पतियां पाई जाएंगी। और जहाँ वनस्पतियां ज़्यादा होंगी वहाँ क्या होगा, वहाँ का वायुमंडल नम होगा, वहाँ आर्द्रता होगी, ठीक है, वर्षा की मात्रा वहाँ ज़्यादा होगी। तो और जहाँ वनस्पतियाँ नहीं होंगी वहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी, बिल्कुल शुष्क होगा, वहाँ वर्षा कम होगी। इस तरह से आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें स्वयं मानव के क्रियाकलापों की, मानव के रहन सहन की, मानव के खान पीन की व्यवस्था की, आर्थिक क्रियाओं की, तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय दशाओं से गवर्न होते हैं, नियंत्रित होते हैं। जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं उसी तरह से मानव का रहन सहन भी होता है, और अपने रहन सहन की प्रक्रिया के द्वारा मानव उन पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी कई बार परिवर्तित कर देता है। यानी ये परिवर्तन तभी संभव है जब वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हम, जैसे यूँ ये भी मान लें कि जैसे पर्वत है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, भूसंनतियों से होता है, ठीक है। और यही भूसंनतियाँ क्या होती हैं, जलीय भूभाग होते हैं। तो पर्वतों से नदियों का प्रवाह, यानी पर्वतों से नदियों का उद्गम होता है, और वही पर्वतीय नदियों के द्वारा लाए गए तलछटों से उनका उद्भव भी होता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं इस धरातल पर पाई जाती हैं जो एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। यानी किसी भी भौगोलिक तत्व का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, बल्कि ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं या एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसीलिए इसी पार्थिव एकता के सिद्धांत को कई सारे विद्वानों ने, मानव भूगोलवेत्ताओं ने अपने लेखन में ये बातें कही हैं। जैसे हम मान लें, एक बड़ी मशहूर पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी रैटजेल की, उसमें उन्होंने लिखा था कि पार्थिव एकता मानव भूगोल के ऐसे दृश्य हैं, ऐसे दृश्य से संबंधित है, न केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं, बल्कि प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण के से संबंधित हैं, और वातावरण स्वयं भौतिक कारकों का योग होता है। यानी कोई दृश्य जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से संबंधित हैं, और हम भूगोल को भी उसी पार्थिव एकता की दृष्टि से ही समझ सकते हैं। इसी तरह से एक विद्वान थी एलन चर्चिल सेम्पल, जिनके बारे में हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। उन्होंने ये कहा था कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में इस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता है। और पृथ्वी
जहाँ क्या होता है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पृथ्वी पर ही वो खेती करता है, यहीं यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। बात समझ में आ गई? यानी उसके सारे क्रियाकलाप पृथ्वी पर ही संपन्न होते हैं, तो पृथ्वी को अलग करके हम मानव का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पृथ्वी से, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या और भी उसकी क्रियाएं हो, उससे वो पृथ्वी से संबंधित होता है, उसका अंतर संबंध होता है। इसी क्रम में हमबोल्ट ने अपनी एक पुस्तक उनकी बड़ी फेमस थी, जिसका नाम था कॉस्मॉस। उसमें उन्होंने लिखा था कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। ठीक है, एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ही जीवन पत्थर में, पौधों में, जानवरों में और यहाँ तक कि मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। एक ही जीवन है जो सब में होता है, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से, चाहे वो पत्थर हो, चाहे पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं किसी ना किसी रूप में, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा चाहे वो लाप्लास हों, चाहे जीन ब्रून्स हों, इन तमाम विद्वानों ने भी पार्थिव एकता के संदर्भ में अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है और ये कहा है कि पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी भौगोलिक तत्व हैं उनका हम स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे तत्वों से उनके संबंध को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन हम करते हैं। जैसे इसके संदर्भ में उन विद्वानों ने कई सारे उदाहरण भी दिए। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, परंतु पर्वतों का निर्माण भी नदियों द्वारा भूसन्नतियों में निक्षेपित तलछटों से होता है। ठीक है, इसी तरह से विभिन्न जलवायु दशाएं सूर्यातप के द्वारा नियंत्रित होती हैं और साथ ही साथ ये तापमान को भी प्रभावित करती हैं। जैसे बादल का होना, ओस का पड़ना, कोहरे का पड़ना आदि सूर्यातप से यद्यपि तो प्रभावित होते हैं, परंतु ये स्वयं तापमान को भी प्रभावित करते हैं। ये तमाम सारी जो वायुमंडलीय क्रियाएं हैं ये सूर्यातप से प्रभावित होते हैं, लेकिन इनकी वजह से वहाँ स्थानीय स्तर पर, चाहे वो ओस हो, चाहे वो पाला हो, इनकी वजह से स्थानीय जलवायु दशाएं भी प्रभावित होती हैं। कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं घटित होती हैं वो जिनका कारण है सूर्यातप, यानी सूर्य से आने वाली ऊष्मा, यही ऊष्मा या यही तापमान इन तमाम सारी घटनाओं से भी प्रभावित होता है। यानी हम आगे और बढ़ते हुए ये बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह पर स्वयं मानव जनसंख्या, अगर हम मानव जनसंख्या की बात करें तो मानव जनसंख्या के साथ भी क्या है कि इसका चाहे वो वितरण हो, चाहे वो घनत्व हो, वो प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि नदियों के जहाँ उपजाऊ मैदान है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानव जो है वो निवास करता है, क्योंकि वहाँ दूसरी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, प्राकृतिक संसाधन ऐसे पाए जाते हैं जिनका दोहन वो करके अपने विकास के स्तर को बढ़ा लेता है। जैसे हम मान लें पूरा हमारा जो मध्य पूर्व एशिया है बिल्कुल मरुस्थलीय इलाका, रेगिस्तानी इलाका, लेकिन पेट्रोलियम जैसा महत्वपूर्ण संसाधन वहाँ पाए जाने के कारण खूब सारी जनसंख्या वहाँ निवास करती है स्वयं, और दूसरे देश के लोग भी रोज़गार के लिए वहाँ जाके रहते हैं, जबकि परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल हैं। इसी तरह एक उदाहरण और हम देखें, आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी मशहूर सोने की खानें हैं, कालगोडली और कुलगाली। वो खाने जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल एकदम सैंडी डेजर्ट में पाई जाती हैं, बिल्कुल बालू का रेत है, एकदम रेत भरा मरुस्थल है जहाँ परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल हैं, पर उसके बाद भी इन महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के पाए जाने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। ऐसी बहुत सारी जगहें अफ्रीका में रही हैं जहाँ एक समय में पेट्रोलियम के खूब संसाधन पाए गए, खूब भंडार पाए गए, परंतु धीरे धीरे जब वो भंडार समाप्त हो गए तो बसे हुए शहर भी वहाँ से समाप्त हो गए। पहले पूरा नगर बसा हुआ था, उसके बाद वो लोग वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चलेंगे। उसी के नाम पे एक
कॉन्सेप्ट आया था अर्बन ज्योग्राफी में, जिसको हम घोस्ट टाउन कहते हैं, यानी भूतों का नगर कहते हैं। ये इसी तरह के नगर होते हैं जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी कुछ संसाधन पाए जाते हैं। उन संसाधनों की वजह से वहाँ मानव निवास करता है, यानी कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से वो संबंधित होता है। अभी हम देखें, हमारा राजस्थान है, राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थली है, और कुदरत का करिश्मा ये देखिए कि उन मरुस्थलीय भागों में बड़े ही अपार मात्रा में पेट्रोलियम और गैस के भंडार खोजे गए हैं। अब आप अगर जाके देखें, जहाँ कहीं आपको दूर दूर तक एक आधा झोपड़ी मिलती थी, अब उस जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी होटलें बन रही हैं, और वहाँ जो है वो रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है, और अपार मात्रा में जो है वो पेट्रोलियम और गैसें निकाली जा रही हैं। तो एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, नया चेंज हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि परिस्थितियाँ, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जिसको हम कह सकते हैं, बड़ी प्रतिकूल हैं। जलवायु बड़ी कठोर है, बड़ी गर्म है, मरुस्थलीय है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ कृत्रिम साधनों का उपयोग करके निवास कर रहे हैं। इट मीन्स कि वातावरण की परिस्थितियाँ जैसी भी हों, मानव उसके साथ अनुकूलन या उनका परिवर्तन करके वहाँ उनसे अपना संबंध स्थापित करता है, ताकि उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब वो करता है, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो जुड़ा हुआ है। तो अब अगर हम समग्र रूप से देखें, मानव अपने जीवन के लिए वनस्पतियों का उपयोग करता है, पशु पक्षियों का उपयोग करता है, पशुपालन करता है, तमाम तरह के खनिज संसाधनों का उपयोग करता है, और इवन यहाँ तक कि सोलर जो एनर्जी है उसका उपयोग करता है, जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग करता है, जो जलीय ऊर्जा हाइड्रो पावर उसका उपयोग करता है, न्यूक्लियर पावर है उसका उपयोग करता है। ठीक है, इसके साथ साथ भूतापीय ऊर्जा है उसका उपयोग करता है। तो जितने भी संसाधन है या उनका उपयोग करके वो अपनी आर्थिक क्रियाएं वो संपन्न करता है और विकास की ओर बढ़ता है। तो ये अकेले संभव नहीं है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को जिससे मानव इंटरैक्ट करता है, जिससे उसका अंतर संबंध होता है, जब उनका में वो परिवर्तन करता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो परिस्थितियाँ भी मानव को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसे मानव ने बाई चांस खेती करने के लिए जंगल को काट दिया, या शहर बसाने के लिए जंगल को काट दिया, तो जंगल से जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूल होती थी, जाहिर है वर्षा नहीं होगी, मृदा का अपरदन होगा, उसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके कोई दूसरे दुष्परिणाम होंगे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस पृथ्वी धरातल पर एक सार्वभौमिक एकता पाई जाती है। सार्वभौमिक एकता को ही हम पार्थिव एकता कहते हैं, या इसी को हम टेरेस्ट्रियल यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जहाँ हर चीज़, हर वस्तु, हर तथ्य, हर भौगोलिक तत्व एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा उनसे स्वयं प्रभावित होते हैं, और इस तरह से बड़ा एक क्या कहते हैं, विशेष साइकिल होती है, एक बड़ी क्लिष्ट जिसे हम कह सकते हैं। ये जैसे हम पढ़ते हैं ना पारिस्थितिक तंत्र में, तो जो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, जिनको हम फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल जिसे हम कहते हैं ना। तो वो जो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला जैसी, वैसे ही मानव और पर्यावरण के साथ तमाम तरह के जो तत्व पाए जाते हैं वो एक जाल की तरह आपस में संबंधित होते हैं। इस समग्र संबंधों की जाल को ही हम एकता कहते हैं, जिसमें एक दूसरे से सब जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और स्वयं प्रभावित होते भी हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो शायद इस धरातल की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकती, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे वो अन्य जीव जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो अपने अकेले अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकते, अकेले जीवित नहीं रह सकते, जब तक कि वो दूसरे पर्यावरणीय तत्वों से अपना अंतर संबंध स्थापित नहीं करें, उनसे इंटरेक्शन नहीं करें, उनको प्रभावित यानी उनकी मदद नहीं लें या उनकी मदद नहीं करें, जिसको हम यूँ कह सकते हैं। तो इस तरह से हम उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक देखें, पूरी पृथ्वी पर एक सार्वभौमिक एकता विद्यमान है, और यही सार्वभौमिक एकता ही पार्थिव एकता कहलाती है। तो ये था एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत मानव भूगोल का, क्योंकि अगर हम इन तमाम सारे तत्वों के
आपस के अंतर संबंधों को नहीं पढ़ेंगे तो हम मानव भूगोल के विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को भी मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला एक सिद्धांत है जिसको हम वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहते हैं, उसको हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।